आप देख रहे हैं स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी। आज की कहानी रितेश जी की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की और आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियो को देखें। लगभग 1 साल मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप पूरी करने के बाद मैं डॉक्टर बन गया। उस दिन मैं बेहद खुश था क्योंकि करीब 5.5 साल डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं आखिर में डॉक्टर बना था। वैसे तो एक डॉक्टर के तौर पर मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करना नहीं होता है, मगर मेरे साथ घटी इस घटना या यूं कहें तो सच्ची घटना ने मुझे ये विश्वास दिला दिया कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भूतों की भी मौजूदगी है। डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद मैंने अपना खुद का एक क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक भी बड़े अच्छे से चल रहा था। लाइफ में अब और कुछ भी नहीं चाहिए था। सब कुछ सही से हो रहा था। एक शाम हर रोज की तरह ही मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था। आम दिनों की तरह ही उस दिन भी एक आध लोग क्लिनिक पर आ ही रहे थे। बैठे बैठे शाम रात में तब्दील हो गई, जिसके साथ ही लोगों का आना भी कम हो गया क्योंकि उस गांव में मेरी क्लिनिक इकलौती थी। तो मैं अपनी क्लिनिक देर रात तक खुली रखता था, मगर जब लगा कि अब कोई नहीं आएगा तब मैंने अपनी क्लिनिक बंद कर दी और अपनी स्कूटी उठाकर घर की तरफ चलता बना। रोजाना की तरह ही आज भी रास्ता खामोशी के गिरफ्त में था। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान और ना ही कोई कुत्ता दिख रहा था। तभी रोड के एक किनारे पर मुझे एक काली सी परछाई खड़ी दिखी। हालांकि उस वक्त रास्ते पर काफी अंधेरा था, जिस वजह से मैं साफ साफ उस परछाई को देख नहीं पा रहा था। इसलिए मुझे वहां गाड़ी रोकना भी ठीक नहीं लगा। इसलिए मैं वहां गाड़ी ना रोकते हुए सीधे घर आ गया। फिर मैं घर पर खाना पीना करके सो गया। अगले दिन सुबह मैं वापस काम पर जाने को निकला। क्लिनिक खोलकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ऐसे ही क्लिनिक में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और फिर शाम से रात के करीब 11 बजे तक मैं अपना क्लिनिक बंद करके घर की तरफ चल दिया। रास्ते पर स्कूटी चलाते हुए पता नहीं क्यों मुझे आज थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि आज कुछ बुरा होने वाला हो। मगर फिर भी मैं इस अंदाजी को गलत ठहराते हुए आगे बढ़े जा रहा था। कुछ दूर आगे जाते नहीं मुझे ठीक उसी जगह पर मेरा दोस्त रघु खड़ा मिला जहां कल रात मुझे वो काली परछाई दिखी थी। रघु थोड़ा घबराया सा लग रहा था और साथ ही हाथ दिखाकर स्कूटी रुकवाने का इशारा कर रहा था। मेरे स्कूटी रोकते ही रघु मेरे पास आया और बोला, भाई भाई माँ को बचा ले, उनकी तबीयत बहुत खराब है। जिस पर मैंने रघु से कहा, क्यों, क्या हुआ? अच्छा तू रुक, मैं स्कूटी रखकर आता हूँ। जिस पर रघु ने कहा, स्कूटी यही लगा दे, कुछ नहीं होगा। इस बात पर पहले तो मैं रघु को मना करने वाला था, मगर आज से पहले मैंने कभी रघु को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। और साथ ही वो जिस गंभीरता से बोल रहा था, उसे देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि जरूर कोई बड़ी बात है। लिहाजन मैंने स्कूटी को रोड के एक साइड पर लगाया और रघु के साथ चल दिया। जंगल के बीच से होते हुए मैं और रघु आगे बढ़े जा रहे थे, मगर जहां तक मैं जानता हूं रघु का घर तो इस तरफ नहीं है। जिस पर मैंने रघु से पूछा, यार तेरा घर तो इधर नहीं था? तो फिर जिस पर रघु ने कहा, वो इधर से शॉर्टकट है, इसलिए तो मैंने तुझे बाइक रखकर आने को बोला। हालांकि मुझे इस रास्ते का कुछ भी पता नहीं था, मगर मुझे रघु पर पूरा भरोसा था। चलते चलते हम लोग जंगलों के बहुत भीतर आ चुके थे, मगर ना तो मुझे अब तक कोई घर दिखा था और ना ही रघु की माँ। खैर मैं रघु के पीछे पीछे चलता रहा। रघु में मैंने एक बात नोटिस करी कि थोड़ी देर पहले तक जो रघु घबराया हुआ था, अब वो रघु किसी पत्थर की तरह बिल्कुल शांत हो चुका था। तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने अपना मोबाइल देखा तो
घर से मेरी वाइफ का कॉल था। मैंने कॉल उठाकर उसे पूरी बात बता दी और फिर फोन रख दिया। थोड़ा और आगे जाते ही हम लोग एक बड़े से खंडर के पास पहुंचे। रघु को खंडर की तरफ बढ़ता देख मैंने पूछा, यहाँ है तेरी माँ? जिस पर रघु ने जवाब दिया, हाँ भाई, तू ज्यादा सवाल मत कर, बस मेरी माँ को बचा ले। जिसके बाद मैंने रघु से और सवाल जवाब नहीं किया। उस खंडर में दाखिल होते ही रघु ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से वो खंडर जितना पुराना लग रहा था, अंदर से वो और भी ज्यादा टूटा फूटा था। खैर, रघु मुझे उस कमरे में ले गया जहां बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत, या यूं कहें तो रघु की मां, लेटी हुई थी। उन्होंने अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक रखा था। खैर, मैंने उनकी कलाई पकड़ी और नब्ज टटोलने लगा। कुछ देर हाथ पकड़ने पर पता चला कि उनकी सांसें नहीं चल रही। मैंने एक दो बार और नब्ज टटोला मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रघु की मां मर चुकी थी। मैंने रघु की तरफ देखते हुए कहा, रघु यार, तेरी मां तो अब नहीं रही। मैंने इतना कहा ही था कि रघु की मां ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया, मगर ये तो मुमकिन ही नहीं था। आखिर कोई मरा हुआ इंसान किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकता है? अब तक मेरी जान सूख चुकी थी, यहाँ तलक कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। तभी वो औरत एकदम से उठकर बैठ गई तो मुझे उसका चेहरा दिखा। उस औरत की शक्ल देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। दरअसल वो औरत रघु की मां नहीं बल्कि वो कोई और ही थी। और तो उस औरत का चेहरा भी बड़ा ही भयानक था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी और उसका चेहरा भी। मैंने झट से अपने निगाहें रघु की तरफ घुमाई तो उसका भी चेहरा अब बदल चुका था। उन दोनों के बीच खुद को अकेला पाकर मैं टूट सा गया था। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, मगर तभी उस औरत ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे गौर से देखने लगी, और फिर पता नहीं क्यों उस औरत ने मुझे वहां से जाने का इशारा किया। उस औरत का ये इशारा पाकर मैंने वहां से बिना कुछ सोचे समझे सरपट दौड़ लगा दी और फिर रोड के पास से स्कूटी लेकर अपने घर पहुंचा। मैंने गांव के लोगों से इस बारे में बातचीत की, तब जाकर पता चला कि आज से बहुत साल पहले वो खंडहर एक घर हुआ करता था जहां सिर्फ माँ और बेटा रहा करते थे। पर एक दिन अचानक ही माँ की तबीयत बिगड़ गई। मगर उस वक्त गांव में जाति भेदभाव होने की वजह से कोई वैद्य उनके घर जाने को तैयार नहीं था। मगर जब ये बात मेरे पिताजी तक पहुंची तो वो उस घर में जाने को तैयार हो गए, क्योंकि उस वक्त मेरे पिताजी भी एक वैद्य हैं। पर लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे पिताजी उस औरत को बचा नहीं सके और मां के मरने के गम में बेटे ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। तब से उन दोनों की आत्मा वहीं भटकती है। फिर जब मैंने गांव वालों से पूछा तो उस औरत ने मुझे क्यों जाने दिया। तब गांव वालों ने बताया कि मेरी शक्ल मेरे पिताजी से मिलती है, जिस वजह से वो औरत मुझे पहचान गई। तो दोस्तों, ये थी रितेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, तो मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।